गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग सल्तनत काल के विभिन्न राजवंशों और राजाओं के साथ अलग अलग वीडियोस के साथ जो है मैं आ रहा था और आप लोगों का परिचय गुलाम वंश के लगभग सभी 10 सुल्तानों, मूल रूप से जो 10 सुल्तान थे गुलाम वंश के, स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी जो कि इलवारी तुर्क कहलाते थे, उसके अंदर भी 3 वंश जिसमें कि शमशी, कुतबी, शमशी और अफराशियाव, इन तीनों वंशों के हमने विस्तृत जानकारी ली। और इनमें भी मुख्य रूप से जो प्रमुख राजा थे, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन, इन सबों का हमने बहुत विस्तृत अध्ययन किया। पिछले वीडियोस में आप उन सभी राजाओं को देख सकते हैं। आज हम दूसरे डायनेस्टी, सल्तनत कालीन जो दूसरा राजवंश था, जिसे खिलजी राजवंश के रूप में हम जानते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। खिलजी राजवंश में मुख्य रूप से 6 सुल्तान आए थे। 6 सुल्तान आए थे कुल, जिनकी जो एक स्पैन ऑफ टाइम आप कहेंगे इन सुल्तानों की, 1290 से 1320 तक खिलजी राजवंश दिल्ली सल्तनत पे शासन किए। 1290 से 1320 इन 30 वर्षों में ही खिलजी राजवंश ने, खिलजी सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत को एक नई दिशा प्रदान की। आज हम खिलजी सल्तनत के ही प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम सबसे पहले खिलजी राजवंश के कुल जो 6 सुल्तान थे, कुल इसमें 6 सुल्तान आए थे, उनको एक तरफ से एक सिलसिलेवार ढंग से हम पहले जानेंगे। संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होते हैं 1290 से 1296, 6 वर्षों तक। उसके बाद कुछ दिनों के लिए रुकुद्दीन खिलजी आते हैं। हालांकि पैरेलल में अलाउद्दीन खिलजी ही रहते हैं, जो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद व भतीजा दोनों रहते हैं। सो इनकी समय अवधि भी बहुत कम समय थी, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी का समय ही मुख्य रूप से माना जाता है, जो 1296 से 1316 तक, जो कि खिलजी राजवंश में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। उसके बाद शहाबुद्दीन उमर आते हैं, फिर मुबारक खिलजी जो कि तीसरा राजा जो सर्वाधिक समय तक रहे थे, 1316 से 1320 तक, फिर कैकुशरू आते हैं। सो हम मुख्य रूप से इन 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी राजवंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का आगमन से पहले दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश के बलबन का शासन था, और बलबन की, उसके बड़े पुत्र की मंगोल आक्रमण में मृत्यु के बाद, उसी सदमे में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कैकुबाद, कैखुसरो कुछ समयों के लिए बनते हैं, और यही कैकुबाद की हत्या करके जो है खिलजी राजवंश की नींव जलालुद्दीन डालते हैं, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से ये शासन करते हैं। यहाँ से खिलजी राजवंश की शुरुआत होती है। खिलजी राजवंश का जो प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, ये बहुत अधिक उम्र में शासन पे आते हैं। यद्यपि ये बलबन के समय भी जो है राज दरबारियों में उच्च पद पे रहते हैं, लेकिन इस समय जब ये सत्ता ग्रहण करते हैं, सत्ता आसीन होते हैं, तो उस समय इनकी जो आयु होती है 70 वर्ष की होती है, जो एक काफी वृद्ध आयु मानी जाती है। ये अपना राज्याभिषेक कैकुबाद के जो किलोखरी, दिल्ली से पास में जो अधूरा भवन होता है, जिसको पूरा निर्माण करके वहीं अपना ये दिल्ली राजधानी परिवर्तन के लिए, परिवर्तन नहीं, राजधानी, नई राजधानी के रूप से भी जानी जाती है। 1 वर्ष तक ये
किलोखरी से ही शासन चलाते हैं और किलोखरी में ही अपनी राज दरबार लगाते हैं। क्या वजह रही होगी कि ये दिल्ली ना आना चाहते थे, किलोखरी से ही शासन चलाते थे? कुछ तो वजह रही होगी। तो यह वजह थी कि सुल्तान को ये बात की आशंका थी कि दिल्ली सल्तनत के जो जनता है वो उनको पसंद नहीं करती है। अब पसंद क्यों नहीं करती है? नए सुल्तान को दिल्ली की जनता क्यों नहीं पसंद करती थी? तो इसके कई कारण हैं। हम जानते हैं, बलबन के बारे में पढ़ चुके हैं कि बलबन ने जो एक रक्त और लौह की नीति के साथ साथ जनता का जो न्याय दिया था, उससे आम तौर पे जो आम जनता थी दिल्ली की, बहुत जो है बलबन को पसंद करती थी। और तुर्कों में भी अफरासियाब वंशज होने के वजह से उनके प्रति एक विशेष निष्ठा थी। हम ये भी जान चुके हैं कि जब बलबन की मृत्यु होती है तो अंतिम विदाई के समय लोग उनके प्रेम में अपने कपड़े तक फाड़ लेते हैं। विरह में, बलबन के विरह में अपने कपड़े तक फाड़ने की घटना आती। ये एक वजह थी कि एक तुर्क के बाद जो नई राजवंश आता है, और खिलजी को तो वो तुर्क मानते भी नहीं थे जो जनता है, एक वजह ये थी। दूसरी वजह क्या थी कि नया सुल्तान बहुत ही बूढ़ा था, उदार था, और उदार होने की वजह से जो है इनकी नीतियां शायद राज्य के उन्नति के लिए ना हो सके, जो आगे हम देखेंगे। उसके बाद एक और वजह थी, वो वजह थी कि नए सुल्तान के जो करीबी लोग थे वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और इनके पुत्र अरकली खां, है ना, इन लोगों को जो भी दरबार में थे। इस वजह से इनको जनता का मन टटोलने के लिए 1 साल तक ये किलोखरी में ही रहते हैं। सत्ता आसीन होने के बाद ये बलबन द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो बलबन ने अधिकारी नियुक्त किए थे उन्हीं अधिकारियों के साथ ये शासन चलाते हैं, यद्यपि अपने पुत्रों को उच्च पद देते हैं। मलिक छज्जू एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि बलबन का भतीजा था और उस वंश का, अफरासियाब वंश का, बलबन वंश का एकमात्र वारिस बचा था, क्योंकि कैकुबाद कैमर्स की हत्या इन्होंने खुद ही करवा दी थी। मलिक छज्जू को ये कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी दे देता है। उसके बाद अहमद चाप को अमीर हाजिब नियुक्त करता है, और एक और व्यक्ति हैं मलिक फखरुद्दीन, इसको दिल्ली का कोतवाल नियुक्त करता है। ठीक है, मलिक फखरुद्दीन को दिल्ली का कोतवाल, अहमद चाप को अमीर हाजिब और मलिक छज्जू को कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी। इसके अलावे जो इनके निकट संबंधी हैं, पुत्र हैं, उन सबों को उच्च पद ये देते हैं। और 1 साल तक ये दिल्ली की दरबार जो है किलोखड़ी में ही लगवाते हैं, वहीं से शासन चलाते हैं। दूसरे साल क्या घटना होती है कि मलिक छज्जू, जो कि बलबन का भतीजा था, वो विद्रोह कर देता है, और उसके विद्रोह में समर्थन कर देता है हातिम खां, जो कि अवध का सूबेदार था। इन दोनों की संयुक्त सेना विद्रोह करती है और मलिक छज्जू अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिल्ली की ओर बढ़ता है, आक्रमण कर देता है। इनके आक्रमण को दबाने के लिए नया सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने पुत्र अरकली खां को भेजते हैं, और अरकली खां, इनके विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। मलिक छज्जू को बेड़ियों में जकड़ करके सुल्तान के समक्ष समर्पित किया जाता है। इस समय तक दूसरे साल का समय हो जाता है, और दूसरे साल में जो है, जो उनकी किलोखड़ी में दरबार लगती थी, जब तक कोतवाल जो फखरुद्दीन, मलिक फखरुद्दीन है, वो जनता को सुल्तान की खूबियों के बारे में बताता है, और जब तक जनता पुराने गम से दूर भी हो चुकी होती है, इसलिए ये अब दिल्ली में ही बैठने लगते हैं। दिल्ली में बैठने से पूर्व 2 घटनाएं होंगी।
जब ये सुल्तान बलबन के आसन के पास जाते हैं तो ये रोने लगते हैं। सुल्तान बलबन की अपनी एक अलग छवि होती है और ये कहते हैं दरबारियों को कि इस बादशाह के सामने, इनकी सीट पर, इनके आसन पर मैं कैसे विराजमान हूँ। इनके सामने हम रोज़ जो है दरबारी रूप में खड़े रहते हैं, तो वो उनके आसन पर बैठने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। उसके बाद जब ये मलिक छज्जू को, जो कि अरकली खां गिरफ्तार करके लाता है, उनके सामने जब इनको प्रस्तुत किया जाता है तो बेड़ियों में जकरे मलिक छज्जू को देख जलालुद्दीन खिलजी रो पड़ते हैं कि इतने महान सुल्तान का एकमात्र वंशज मेरे सामने बेड़ियों में दिख रहा है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उनको बेड़ियों से मुक्त कर देते हैं। बेड़ियों से मुक्त ही नहीं करते हैं, जो उनके समर्थक हैं विद्रोह में, उन सबों को इस बात की बधाई देते हैं कि एटलीस्ट कम से कम तुम लोग हो जो पुराने सुल्तान के संबंधी के प्रति निष्ठावान हो, और इस खुशी में उनको ये शराब मदिरा के साथ पार्टी देते हैं। ये आप एक सुल्तान को लेकर के आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि विद्रोहियों को मुक्त कर देना, उनके बाद उनको पार्टी देना। और अहमद चाप जो अमीर हाजिब हैं, ये इनकी बात की विरोध भी करते हैं, इस बात का अपना पक्ष रखते हैं कि इससे विद्रोहियों का मन बढ़ जाए। और वास्तव में सुल्तान बनने के बाद हमें अपनी पुरानी निष्ठाओं को निष्ठाएं अंदर रखनी होती है, इसे जाहिर नहीं करनी पड़ती है। जो कि हम बलबन को देखे थे कि पुत्र मरने के बाद भी दरबार में नहीं रोए, हालांकि वो उसी गम में मरे, फूट फूट के अकेले बंद कमरे में रोए, लेकिन किसी के पास वो अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने दी। लेकिन ये तो खुले तौर पे कहते हैं कि कोई तो है जो कि पुराने सम्राट के संबंधियों के प्रति निष्ठावान है। यहाँ पर ये जो कमियां उदारता की है वो देखने को मिलती है। उसके बाद मलिक छज्जू को जो है अरकली खां के समर्पित कर दिया जाता है, और करा और मानिकपुर जहाँ का सूबेदार मलिक छज्जू होता है, वो सूबेदारी अपने दामाद व भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता है। और अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी होता है। अब देखिए, दूसरी ओर एक और घटना होती है दिल्ली में। कुछ डाकुओं को पकड़ लिया जाता है और बाद में उन्हीं डाकुओं के बयान लेकर के जो है डाकुओं को बरगला करके पूछा जाता है कि तुम्हारे और कौन कौन छुपे हुए हैं डाकू, वो बतला देते हैं। तो 1000 डाकू टोटल गिरफ्तार हो जाते हैं। यहाँ भी जलालुद्दीन खिलजी को बड़ी खुशी होती है कि बड़े अच्छे लोग हैं, तो पूरी बात बता दिए कि कहाँ कहाँ कौन छुपा हुआ है, और उनके लिए विशेष नाव का प्रबंध करके उनको बंगाल के लिए छोड़ दिया जाता है सभी को। तो अब ये एक सुल्तान के रूप में इन कमियों को आप देख सकते हैं कि डाकू को, जो कि कहीं भी हितकर नहीं था मुक्त करना राज्य के दृष्टिकोण से, और उसे बंगाल भेज देते हैं नाव के द्वारा, विशेष नाव के द्वारा माफ कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है एक विरोधाभास सी सुल्तान के नीतियों के लिए। एक और घटना जो कि सुल्तान के इस दयालुता के विपरीत होती है, एक सिद्धी मौला का विद्रोह इसमें होता है। सिद्धी मौला जो शेख फरीदुद्दीन का जो है शिष्य होता है, वो क्या करता है कि अपने शिष्यों की एक टोली बना करके सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करता है, खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। यहाँ उनके गिरफ्तार किया जाता है, दरबार में उनके साथ वार्तालाप होती है, और वार्तालाप इतनी तीखी हो जाती है कि सुल्तान उनकी दरबार में ही हत्या करवा देते हैं। चाकू से वहीं उसकी हत्या हो जाती है, और उसके 1 वर्ष के अंदर ही पूरे राज्य में इतना दुर्भिक्ष अकाल होता है कि बहुत लोग अपनी भूख से यमुना में डूब के आत्महत्या कर लेते हैं। और लोग कहते हैं कि सुल्तान द्वारा एक फ़कीर की जो हत्या की गई, इसी का जो है ईश्वर ने जो है दिल्ली को जो है दंड दिया है। इस बात से जनता में बहुत इस बात की एक चर्चा चलती है। ठीक है। उसके बाद इसके जीवन की, सुल्तान के जीवन की बहुत
अधिक उपलब्धियां नहीं होती है। मूल रूप से जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, ये बहुत कम अभियान करते हैं और अभियानों में भी ये पीछे हटने की कई घटनाएं हैं। रणथंभौर के किला के आक्रमण के दौरान जब ये काफ़ी देखते हैं कि वर्ष भर रहने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर देते हैं कि कहते हैं कि हमारे जो सैनिकों के सिर के एक एक बाल के बराबर ऐसे 100 किले कुर्बान कह के वहाँ से वापस आ जाते हैं। और हालांकि जैन का किला बीच में ये जीतते हैं, ठीक है। सो ये उसके बाद फिर मंदावर का किला आक्रमण करते हैं। मंदावर पर इनकी विजय हो जाती है, जो पहले भी सल्तनत का ही हिस्सा होता है। सो इस प्रकार से सुल्तान की बहुत अधिक उपलब्धियां नहीं होती है। हालांकि इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी की अत्यधिक उपलब्धियां रहती है। अलाउद्दीन खिलजी 1292 में मालवा विजय करते हैं, भीलसा विजय करते हैं और देवगिरी, जो कि उनके जीवन की सर्वाधिक इंपॉर्टेंट विजय होती है, राजा रामचंद्र देव पर देवगिर विजय करते हैं और वहां से बहुत अत्यधिक मात्रा में सोने जेवरात बहुत धन लेकर के आते हैं। और धन लाने के बाद जो है राजा को ये इसके लिए आमंत्रित करते हैं कि सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसको देखने के लिए आए। देखिए घटना क्या होती है कि उलूग खां को वो भेजते हैं और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी आपसे मिलना चाहते हैं। तो सुल्तान कहता है उसे दरबार में आने की अनुमति दी जाए, दरबार में लाया जाए। तो उलूग खां कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत भयभीत हैं, क्योंकि आपसे अनुमति लिए बगैर उन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया, ये अभियान किया। इस बात से उनको भय है कि कहीं उनकी हत्या नहीं हो जाए, उनको सजा ना मिले। इस वजह से वो वहां लाए उपहारों से आपको सब देना चाहते हैं और आप कृपया सैनिक लेकर के भी ना जाएं, नहीं तो हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी जो है नदी में डूब के, यमुना में डूब के आत्महत्या कर ले। इसीलिए आप कुछ लोगों के साथ ही जाएं। अहमद शाह बहुत विरोध करते हैं, जो अमीर हाजिब रहते हैं, दरबारी भी, कि सुल्तान के लिए कतई उचित नहीं होगा। लेकिन सुल्तान बिल्कुल और दूरदर्शिता दिखाते हुए मिलने चले जाते हैं। और वहाँ भी जब बाकी सैनिकों को भी कम हथियारों के साथ, जो भी मुट्ठी भर उनके अंगरक्षक थे, उनके दौरान देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी उस पर आक्रमण करता है और आक्रमण के दौरान वो भागता है नदी की ओर और ये कहते हुए कि दुष्ट ये तुमने क्या कर दिया, ठीक है। और बाद में जो है सलीम मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति को इशारा से अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करने के लिए बोलता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो है सर कलम कर दिया जाता है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये लीला समाप्त हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस बीच एक और घटना हम जानेंगे, आज ये जानना जरूरी है कि 1292 में मंगोल आक्रमण होता है, जो हलाकू के पौत्र के द्वारा होता है। और ये पंजाब में इसी दौरान जो है उलूग खां, जो चंगेज का वंशज होता है, उसको दिल्ली में बसने दिया जाता है और यही नए मुसलमान कहलाते हैं। ये कई बार पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि नए मुसलमान कौन थे। तो ये जो चंगेज खां का वंशज उलूग था, यही उलूग जो दिल्ली में बसे थे अपने लोगों के साथ, इन्हीं को नए मुसलमान कहा। सो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी उनके जो सर को कलम करके भाले में डाल करके पूरे सल्तनत में घुमाया जाता है, भय प्रदर्शित कराई जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है दूसरे राजा के रूप में आगमन, वास्तव में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो ये भूल थी, ये भूल का ही परिणाम था। नहीं तो इतना अलाउद्दीन खिलजी की साहस नहीं थी कि आक्रमण करके जो है सल्तनत पे सत्ता काबिज कर पाती, क्योंकि बलबन के बाद से जो सैनिक की जो शक्ति बढ़ाई गई थी, दिल्ली सल्तनत की शक्ति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। ठीक है। सो अगले वीडियोज़ में हम फिर एक नए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ आपके सामने आएंगे। जब तक आप लोग जो है पिछले वीडियोज़ देखते रहिए और कनेक्टेड रहिए। नमस्ते।